करता हूँ। आज हम लोग शोध चिकित्सा के कुछ अनुभूति योग देखेंगे और इसमें हमारे सर के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को जरूर काम आएंगे। अलग अलग अवयव का जो शोध होता है उसमें किस तरह से चिकित्सा करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, वह सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यह आपके प्रैक्टिस में जरूर काम आने वाला है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके नोट्स बनाइए और फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करके मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या फायदा हुआ। अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनको सर्वांग शोथ है, पूरे बॉडी में सूजन आ गई है, तो हमें इसमें देखना पड़ता है कि इसमें हृदय के रोग का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में सर्वांग शोथ भी रहता है और पैर में भी शोथ रहता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से किडनीज के जो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, किडनी में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति रहती, उसके वजह से भी सर्वांग शोथ रहता है। और सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और उसमें हमें डायलिसिस ही करना पड़ता है और पेशेंट को उल्टी आती है, बहुत ज्यादा अग्निमांद्यता होती है, हुरलास होता है। तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, इसके लिए आपको पूरा किडनी प्रोफाइल टेस्ट सब करा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, यूरिन टेस्ट भी कराना चाहिए, सोनोग्राफी भी कराना चाहिए। तो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वह देखना बहुत जरूरी होता है जब शोथ के पेशेंट आते हैं। इसी तरह से यकृत की दृष्टि है क्या, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है उसको देखना चाहिए कि इसलिए हमें फिर एलएफटी कराना पड़ता है, लिवर फंक्शन टेस्ट करा के हमें देखना पड़ता है कि ये शोथ में इसका होने में लीवर का कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, पचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर पांडु रोग है कि नहीं, एचबी लेवल कम हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है तो उसमें भी। और पांडु रोग का उपद्रव बताया भी है अपने संहिताकारों ने कि यह शोथ हो जाता है। इसी तरह से इंद्रियों का कोई रोग होता है, अपने कर्मेंद्रिया हो गया, पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया, उनमें कोई डिफेक्ट है उसके वजह से भी सर्वांग शोथ हो जाता है। तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है। और जिनको सर्वांग शोथ है उनको हमें पहले तो यह देखना चाहिए कि वह इंद्रियों का कौन सा कार्य बिगड़ गया है, क्या कार्य हो नहीं पा रहा है। मतलब जैसे कि अगर वृक्कों का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो मतलब यूरिन नहीं हो पा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे क्लू मिल जाता है कि ये अवयव यहाँ पे बिगड़ गया है। तो हमें उसकी पूरी अच्छी तरह से मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन करा के और पूरा मॉडर्न साइंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उससे टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें पूरा एकदम मालूम होना चाहिए। हम वात पित्त कफ से चिकित्सा करेंगे, हेतु संप्राप्ति निकालेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो जरूर करा लेना चाहिए। और इंद्रिय विकार ये होना यह भी एक लक्षण है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी इंद्रिया, नाक कान मुंह आंख, इनमें कौन सी विकृति आ गई है, तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। और फिर उससे हमें ये पता चलता है कि साध्य व्याधि है कि असाध्य व्याधि है, याप्य व्याधि है कि प्रत्यक्ष है, कृच्छ साध्य है, किस तरह की ये व्याधि है हमें थोड़ा एक आइडिया आ जाता है। तो अपने ज्ञान को और विस्तृत करने के लिए हमें मॉडर्न साइंस का तो हेल्प लेना ही पड़ता है। अब हम कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस देखेंगे जहां पे शोथ होता है तो क्या होता है, अपने आचार्यों ने क्या बताया। तो जब हृदरोग जन्य शोथ रहता है, मतलब कार्डियक इन्वॉल्वमेंट रहता है, हृदय का शोथ रहता है, तो उसमें सबसे पहले वो हाथ से शुरू होता है और फिर वो ऊपर चढ़ जाता है, पूरा ऊर्ध्वांग तक चला जाता है और फिर ये पूरा शरीर में फिर फैल जाता है। तो हाथ से शुरू होके पूरा ऊपर ऊर्ध्वांग चेहरे तक जाके सिर तक जाके फिर पूरा बॉडी में आ जाता है। तो इसमें और इसको फिर हम लोग ये हम इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हृदय जन्य सूज है। और उस टाइम में हमें हृदय का जो हार्ट बीट है वो देखना चाहिए और हृदय रोग की जो चिकित्सा है, जैसा बीमारी है उसकी चिकित्सा करना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसकी चिकित्सा उस हिसाब से करें, मतलब तत्त व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा करने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर किडनीज का जो शोथ है, मूत्रपिंड जन्य जो शोथ है, तो वह जो शोथ है वह क्या होता है कि चेहरे पे शुरू होता है, सिर पे जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे उतर के हाथ पैरों तक वो पूरा तरह से शोथ फैल जाता है। ऐसा आचार्यों ने कीन ऑब्जर्वेशन करके बताया है। और उसी तरह से ये ना जब शोथ होने लगता है ना, तो जब किडनी का शोथ होता है, किडनी में जो नेफ्राइटिस बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस या हाइड्रोनेफ्राइसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सब कंडीशन रहती है, या सिस्टाइटिस, वहां जो भी वो मूत्र संस्थान में जब भी होता है तो इसमें ना यूरिन में कुछ चिपका चिपका पदार्थ निकलता है, एल्बुमिन निकलता है या प्रोटीन निकलता है, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और मूत्र का प्रमाण कम हो जाता है, यह हमें पता चलता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और उसी तरह से सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है, ब्लड दिखने लगता है, फिर उसके बाद में उल्टी आती है, नौशिया फीलिंग होता है, जी मिचलाता है बहुत ज्यादा,
और फिर हमें ना एक आइडिया मिलता है कि यहाँ पे मूत्र व स्त्रोतस की कहीं ना कहीं दुष्टि है और किडनीज पे स्वेलिंग है, ये हमें पता चलता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन से हमें जो भी हमारा डायग्नोसिस है वो और कंफर्म हो जाता है। इसके बाद में लीवर का जो शोथ रहता है उसमें कैसे रहता है, हेपेटाइटिस, कोई भी कारण से हेपेटाइटिस हो जाए, यकृत जन्य शोथ जो रहता है उसमें सबसे पहले वो पेट में सूजन शुरू हो जाती है और उसके बाद में वो पूरे शरीर में फैलने लगती है और मूत्र में जो है वो पित्त का बहुत ज्यादा क्षारीयता आने लगता है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन यूरिन आने लगता है और यूरिन जो है वो पीला पीला आने लगता है। तो हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे कामला जैसी संप्राप्ति है और यहाँ पे कुछ ना कुछ लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। और बाकी हम लोग सोनोग्राफी कराते हैं, सीरम बिलिरुबिन, बिलीवेड्रिन और एलएफटी कराते हैं, एसजीओटी एसजीपीटी देखते हैं, जीटीटी देखते हैं और फिर पूरा हीमोग्राम कराते हैं। तो हमें पूरा पता चल जाता है कि ईएसआर रेज हुआ है क्या, और फिर सोनोग्राफी से हमें और अच्छे से पता चल जाता है, एक्सरे से पता चल जाता है कि लीवर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो ये यकृत जन्य शोथ रहता है। इसी तरह से अगर जो वीकनेस की वजह से शोथ आता है, कोई व्याधि के होने की वजह से या कोई ना कोई वीकनेस की वजह से पूरा बॉडी में स्वेलिंग आता है या पांडु रोग की वजह से वीकनेस की वजह से शोथ आता है, तो इसमें क्या होता है कि रक्त जो पतला हो जाता है या फिर एचबी लेवल बहुत कम हो जाता है और उसमें क्या होता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, आईज की जो स्क्लेरा है बहुत ज्यादा सफेद दिखने लगती है, नाखून बहुत ज्यादा सफेद दिखने लगते हैं, पूरा शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो भेक वर्ण सन्निभा, मतलब जो पांडु रोगी है वो बरसाती मेंढक की तरह दिखने लगता है और चेहरा पूरा सूजा हुआ रहता है उसमें। उसी तरह से पेट भी सूज जाता है, उसी तरह से पूरे बॉडी में ऐसा कुछ तो ऐसा लगता है कि निस्तेज हो गया है, पूरा पांडु वर्ण का हो गया है, निस्तेज हो गया है और बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। और ऐसे सूजन में हमें लौह भस्म, मंडूर भस्म, कांत लौह भस्म, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है और साथ में दीपन पाचन भी दें और लौह भस्म से मलावष्टम्भ ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसीलिए हमें त्रिफला का प्रयोग, हरितकी का प्रयोग, गोमूत्र का प्रयोग ऐसे कंडीशन के हिसाब से हमें करना पड़ता है। एक अनुलोमन द्रव्य देना पड़ता है, नहीं तो लौह भस्म, लौह किट या मंडूर भस्म, कांत लौह भस्म या लौह कल्प देने से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है, वो पचने में थोड़ा हैवी रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हैं। और फिर लेकिन इससे फायदा भी होता है, सूजन भी कम होती है और एचबी लेवल भी अच्छा हो जाता है। और यह रक्त शुद्धि करके रक्त वृद्धि करने वाला लौह कल्प सारे रहते हैं। तो उसमें ताप्य दिलो, नवायस लो, जो भी आप लोगों को सर्व ज्वर हर लो, जो भी आपको लौह कल्प यूज करना है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे बॉडी में, सारे शरीर में अगर सूजन आ जाती है तो हम लोगों को कंटकारी का रस निकालना है और नीली वनस्पति का रस निकालकर, और वह अगर हम लोग पीने के लिए देते हैं तो पूरे बॉडी का सूज जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से काला धतूरा का पत्ते का रस निकालना है और उसमें थोड़ा सा चूना डाल के और लेप लगाना है, जहां पर भी सूजन आई है उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सभी दोषों से युक्त और असाध्य अगर सूजन आ रही है, असाध्य अवस्था में जा रही है, तो इसमें क्या करना है कि लौह किट या मंडूर भस्म लेकर उसको गर्म करके, और फिर क्या करना है कि गोमूत्र में गर्म करके पूरा तपाकर, या तो लौह का आप शलाका ले लीजिए और गोमूत्र में उसको डुबाना है। और उसके बाद में फिर या फिर आप उसको पूरा चम्मच में ले या कलछुल में लेके गर्म करके फिर गोमूत्र में डुबाइए और उसके बाद में उसको छान के और उसको वस्त्रगाल करके, वस्त्र से छान कर, फिर अश्वगंधा के मूल के चूर्ण और बकरी का जो लेंडी होता है, जो मल होता है, उसका चूर्ण बना के उसको एकत्र करके और उसमें ना जो बकरी का जो मूत्र होता है उसमें मिक्स करके और उसका लेप लगाना है। यहाँ पे लेप लगाने के लिए बोला है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मोरचूद होता है, सस्यक होता है और शुंठी जो होता है वो पानी में मिक्स करके और वह लेप लगाने से स्थानिक कहीं पर भी एकांश होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि गोमूत्र लेना है और कड़ू इंद्रावन, इंद्रावन मूल लेना है और एक चुटकी लेना है, एक कड़ू इंद्रावन, और उसमें हल्दी और नमक डाल के और मिक्स करके और वो पीने के लिए देना है। तो इससे भी जो सूज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कड़ू इंद्रावन से विरेचन होता है और सूजन कम हो जाती है। पैरों में अगर सूजन आ रही है तो बकरी का दूध में थोड़ा सा क्या करना है कि जो खजूर का बीज होता है वह लेना है और मुचुकंद नाम का वनस्पति होता है उसका मूल लेकर उसका लेप लगाना है। तो इसे पैरों का जो सूजन है ना, लेप लगाने से वो कम हो जाता है। उसी तरह से पारिजातक वनस्पति का जो छाल का रस होता है
वह लेना है, और पारिजातक पत्तों का रस लेना है, छाल का भी रस 2 तोले और पत्तों का भी रस 2 तोले, इसमें चीनी डाल के और वो पीना है। और उसका अनुपान होगा वो कोष्ण जल होगा। इससे भी पैरों में जो सूजन आई है वो ठीक हो जाती है। इसी तरह से हरितकी है, हींग में डाल के और मिक्स करके और वह पीने के लिए दें, हरितकी और हींग, इससे सूजन कम हो जाती है। फिर पुनर्नवा का प्रयोग करें, पुनर्नवा का स्वरस का प्रयोग करें, या पंचांग का रस प्रयोग करें, गोक्षुर का प्रयोग करें, तो ये भी सूजन को कम कर देता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा बद्ध कोष्ठता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है और सूजन है ये, तो क्या करना है कि हमें कुछ ना कुछ अनुलोमन करने वाले द्रव्य देने, जैसे त्रिफला दे दिया, दंती मूल का काढ़ा दे दिया, त्रिवित लेहम दे दिया, मतलब ऐसा चीज देना है कि पेट साफ हो जाए और सूजन पूरे बॉडी का उतर जाए। इसी तरह से सर्वांग सूजन रहती है, तो चिरायता रहता है, शुंठी लेता है, मुचुकंद नाम की वनस्पति रहती है, इसका काढ़ा देने से सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अडुलसा है, गुडुची है, फिर कंटकारी का मूल है, फिर बृहति का मूल है, फिर इनका काढ़ा बना के मधु डाल के, और यह पीने के लिए मधु कब डालना है, जब वो ठंडा हो जाए तब डालना है, मधु को गर्म नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि जितना भी दुर्धर सूज है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अडुलसा हो गया, गुडुची हो गया, कंटकारी मूल हो गया, बृहति मूल हो गया, इन सब का काढ़ा बना के ठंडा करके मधु के साथ पीना है, तो हर तरह का सूजन को ये कम कर देता है, श्वास को कम कर देता है, ज्वर को ठीक कर देता है, उल्टी आ रही है उसको ये ठीक कर देता है। इसी तरह से थोड़ा सा ना सरसों लेना है और काला नमक ले लेना है, और इसको पानी में मिक्स करके और लेप लगाना है। सरसों और काला नमक, इसका लेप लगाने से भी सर्व जगह में जो सूजन आई है वह कम हो जाती है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि किसी को ना बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, खुजली आके सूजन होती है कोई कोई रिएक्शन की वजह से, तो क्या करना है कि गाय का जो गोबर है उसका लेप लगा देंगे ना, तो जो रिएक्शन होता है कोई चीज से और खुजली आके जो सूजन आ रही है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर जो कपी कच्छू जो है, कपी कच्छू का वो लगने की वजह से, अगर कपी कच्छू के बीज लगने से अगर सूजन आ रही है, तो जो दूध होता है ना, दूध को मिट्टी में मिक्स करके, काली मिट्टी में मिक्स करके, और वह लगाने से और फिर थोड़ा सा सेक देना है, तो इससे ना जो कपी कच्छू के लगने की वजह से जो खुजली आके जो सूजन है वह कम हो जाता है। इसी तरह से शुद्ध हिंगुल लेना है, शुद्ध जयपाल लेना है, मरीच लेना है, टंकन क्षार लेना है, पिपली लेना है, संभाग में लेकर और उसको खल के और घी में चाटना है, तो इससे ना विरेचन अच्छे से हो जाता है। शुद्ध हिंगुल ले लिया, शुद्ध जयपाल ले लिया, मरीच ले लिया, टंकन क्षार ले लिया और पिपली ले लिया, संभाग लेके मधु के साथ और घी के साथ ले, तो इससे क्या होता है, विरेचन होके पूरी तरह से सूजन कम हो जाता है। या फिर बेलपत्र का जो रस रहता है, बेलपत्र का रस आप लोग, बेलपत्र जो है वह शंकर भगवान के मंदिर में मिल जाएगा, तो उसमें से स्वरस निकाल के 2 तोला तक लेकर और उसमें मधु डाल के पीने से क्या होता है कि सूजन कम हो जाती है, मलबद्धता ठीक हो जाती है, बवासीर ठीक हो जाता है, और मेंसेस का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है, और ये पांडुता है वह भी कम हो जाता है, क्योंकि बेलपत्र में नेचुरल आयरन रहता है, उससे पूरी तरह से पांडुता ठीक हो जाती है। छोटे बच्चों को अगर गुप्त स्थानों पे, मतलब जो गुह्य भागों में अगर सूजन आ रही है और शोथ हो रहा है, तो क्या करना है कि तुरटी जो होता है, फिटकरी जो होता है, उसको लेना है पानी में मिक्स करके, और पिचकारी से जहां पर भी ऐसा दिख रहा है कि वहां पे उनको गोहे भाग में बहुत ज्यादा ऐसे जख्म टाइप है, तो पिचकारी से या सिरिंज से उसको ऐसे वॉश करना है, तो इससे ना उनका जो वो स्थानिक वो कम होके और फिर सूजन कम हो जाती है। इसी तरह से फिटकरी के पानी से बार बार धोने से ना वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से पुनर्नवा, देवदार, गुड़ुची, पाठामूल, शुंठी, गोक्षुर, हल्दी, दारू हल्दी, फिर कंटकारी, बृहति, फिर चित्रक, पिपली, अडुलसा का मूल जो रहता है, वासा का मूल जो रहता है, इन सबको मिक्स करके गोमूत्र के साथ मिक्स करके और वह पिलाना है बच्चे को। तो इस तरह से, या फिर बड़ों को भी हम पिला सकते हैं, तो इससे सब तरह का सूजन कम हो जाता है। फिर से मैं बताता हूं, तो ये शोथग्न गण के द्रव्य हैं, पुनर्नवा है, देवदार है, गुडुची है, पाठामूल है, शुंठी है, गोक्षुर है, हल्दी है, दारू हल्दी है, कंटकारी है, फिर बृहति है, कंटकारी है, चित्रक है, पिपली है, अडुलसा, बासा है, इन सबको मिक्स करके और गोमूत्र के साथ पीने से पूरी तरह से सूजन कम हो जाता है। इसी तरह से किसी को वीकनेस की वजह से सूजन आ रहा है, एचबी लेवल कम होने की वजह से सूजन आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, पांडु रोग की वजह से तो अडुलसा लेना है, फिर उसके बाद में धतूरा लेना है, धतूरा का चूर्ण लेना है,
फिर अर्क का चूर्ण लेना है, निर्गुंडी का चूर्ण लेना है, और इन सबको पूरा शरीर में बांध देना है जहां जहां पर भी सूजन आ रही है। तो इससे ना केवल लेप लगाना, क्यों इंटरनल हम ले नहीं सकते, धतूरा और ये अर्क ये सब ले नहीं सकते हैं, ऊपर से सूजन करना है। जैसे पैरों में सूजन आ रही है तो वो बांधने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेट पर, उदर में, हाथ पैर में, चेहरे पे सूजन आ रही है तो क्या करना है कि बाल हरितकी लेना है, गुड़ूची लेना है, भारंगी मूल लेना है, पुनर्नवा लेना है, चित्रक लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, शुंठी लेना है, इसका काढ़ा बना के पीना है। इससे सूजन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है पूरे शरीर में, और हाथ पैर और पेट में सूजन है तो मैं फिर से बताता हूँ। तो बाल हरितकी लेना है, गुड़ूची लेना है, भारंगी मूल लेना है, पुनर्नवा लेना है, चित्रक लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, शुंठी लेना है, इसका काढ़ा बना के पीने से पूरी तरह से सूजन कम हो जाता है। इसी तरह से सफेद मुचुकुंद नाम का जो वनस्पति का मूल होता है वह लेना है, वत्सनाभ लेना है, शुंठी लेना है, गोमूत्र में मिक्स करके वह लेप लगाना है। इससे हर तरह का जो सूजन है वह कम हो जाता है। इसी तरह से सूजन पे हम लोग स्वेदन देते हैं, नाड़ी स्वेद देते हैं। तो इसमें क्या करना है, मुचकुंद नाम की वनस्पति लेना है, चित्रक लेना है, निर्गुंडी का हम लोग ऐसे वाफ दे, नाड़ी स्वेद करें, या फिर गुगुल लें, एरंड के पत्ते लें, और सहचर के पत्तों का अगर दे ऐसे स्वेदन करें, नाड़ी स्वेद, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अंडकोश में अगर सूजन हो गई चोट लगने की वजह से तो उसमें क्या करना है, 1 महीने तक दूध में एरंड डाल के और वह पीने के लिए दें। 1 महीना तक रोज रात को देना है। इससे जो अंडकोश में सूजन आ गई है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसी तरह से गुगुल डाल के दूध में वो और एरंड तेल डाल के अगर पिलाएं तो उससे भी सूजन कम हो जाती है। उसी तरह से बरगद है, बरगद का पत्ता लेना है, और उसी तरह से उम्बर है, जो गुलर होता है उदुम्बर, वो लेना है, पिपली लेना है, पीपल लेना है। इन सब का छाल लेना है, पानी में उबाल कर, और उसमें पानी उबाल के काढ़ा बना के घी डाल के और फिर उसका लेप लगाना है। इससे ना एक तरह से प्रक्षालन, प्रक्षेप, परिक्षेप टाइप करना है। इससे ना पूरी तरह से सूजन जो है वह कम हो जाता है। अगर कभी कभी भल्लातक के तेल से सूजन आ जाती है तो क्या करना है, तिल लेना है और काली मिट्टी लेके और उसका लेप लगाना है। तो जो भल्लातक के तेल से जो सूजन आई है वह कम हो जाता है। या फिर तिल को है दूध में मिक्स करके और उसका मक्खन के साथ लेप लगाना है, तो जो भल्लातक के तेल से जो सूजन आई है वह कम हो जाता है। इसी तरह, या फिर आप लोग कभी कभी बाकुची का प्रयोग करते हैं श्वेत कुष्ठ में और उसमें सूजन आ जाती है तो उसमें भी मक्खन का लेप लगा दें, शब्दोद्घृत लगा दें, कैलाश जीवन लगा दें, तो वह सूजन कम हो जाता है। इसी तरह से तिल लेना है, दूध लेना है, यष्टि मधु लेना है, मक्खन लेना है, इन सबको मिक्स करके और लेप लगाना है। तो जो भल्लातक के तेल से उत्पन्न जो सूजन है वह पूरी तरह से कम हो जाता है। और जो सागवान के जो पत्ते रहते हैं, सागवान वनस्पति आप लोगों को मालूम है, उसका पत्ते का लेप लगा दिया, उससे भी सूजन कम हो जाती है। उसी तरह से ये सारा चीज भल्लातक के तेल से सूजन में मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से मुस्ता लेना है, दूध में मिक्स करके उसका लेप लगाना है, उससे भी पूरी तरह से जो भल्लातक के तेल से उत्पन्न जो सूजन है वह कम हो जाता है। इसी तरह से और भी कुछ योग हैं जो सूजन में काम करते हैं, सर्वांग शोथ में काम करते हैं। जैसे कि कुटज की छाल है, और शीरीष नाम की वनस्पति है, जो अर्क के पत्ते हैं, और फिर एरंड के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इन सब का पानी में मिक्स करके और फिर कल्क टाइप बना के और इसका लेप लगा दिया तो इससे सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो बिबितक का जो फल का जो मज्जा होता है वह लेप लगा के पानी में मिक्स करके और लेप लगाने से दाह भी कम होता है और सूजन भी कम हो जाती है। इसी तरह से सूजन पे हमें क्या करना है कि जो सूखा हुआ मूली है वह लेना है, मुचुकुंद नाम की वनस्पति का चूर्ण लेना है, देवदार लेना है, रासना लेना है, शुंठी लेना है, इसका काढ़ा बनाकर और इससे जो सिद्ध तेल है उसका अगर पूरा बॉडी में अभ्यंग करें तो इससे भी सूजन कम होती है। इसी तरह से हम लोग दशमूल तेल का भी सूजन का प्रयोग करें, देवदार से सिद्ध किया हुआ जो तेल है उसका प्रयोग करें, या फिर हम लोग पुनर्नवादी तेल का अगर प्रयोग करें, अगुरुवादी तेल का प्रयोग करें, तो ये अभ्यंग से सूजन पूरी तरह से कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने भल्लातक के तेल लगने की वजह से, भल्लातक का बीज कहीं ऐसे स्पर्श हो गया और उसका मतलब द्रवांश ऐसे हो गया और उसके वजह से सूजन आ रही है, तो यष्टि मधु, मुस्ता और कपित्त के पत्ते और चंदन इसका लेप लगा दें तो ये तुरंत ही फायदा कर देता है। इसी तरह से गुड़ लेना है, अदरक लेना है, उसका प्रयोग करें, गुड़ अदरक का प्रयोग करें, उससे भी सूजन कम हो जाती है, सर्वांग सूजन। या गुड़ या हरितकी का प्रयोग करें, उससे भी सूजन कम हो जाती है। या फिर शुंठी और गुड़ इसका प्रयोग 21 डेज तक करें तो इससे भी सूजन कम हो जाती है। इससे कंठ रोग, श्वास, कास, अरुचि, पीनस, जीर्ण ज्वर, फिर बवासीर, संग्रहणी
और वात रोग इन सब का नाश हो जाता है। इसी तरह से गोमूत्र में शुद्ध किया हुआ जो मंडूर भस्म है इसका प्रयोग करें तो इससे भी गोमूत्र से मतलब उससे शोधन करके जो मंडूर भस्म है उसका प्रयोग करें तो उससे भी शोथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या फिर पुनर्नवादी मंडूर है उसका प्रयोग करें तो उससे भी सर्वांग शोथ है वह कम हो जाता है। हाथ पैर में अगर सूजन बहुत ज्यादा आ रही है, किसी किसी को आती है हाथों में और पैरों में सूजन बहुत ज्यादा आ रही है, तो करेले का पत्ते का रस लेके थोड़ा सा नमक डाल के पूरा मसाज करना है, उसे सूजन कम हो जाती है। या फिर जो शिगरू के पत्ते का रस होता है वह अगर लगा दिया जाए, केवल लगाना है अभ्यंग टाइप, तो उससे भी सूजन कम हो जाती है। उसी तरह से कंस हरितकी नाम का बताया है, तो दशमूल का काढ़ा लेना है, हरितकी लेना है, गुड़ लेना है, यह डालकर उसको पूरी तरह से काढ़ा बनाना है और उसमें शुंठ, मरीच, पिपली, दालचीनी, तमालपत्र और इलायची यह डालकर रखना है। और एक तरह से एक कंस हरितकी का यह लेके लेह बना के इसका प्रयोग करते हैं, कंस हरितकी अवलेह। इसका प्रयोग करने से सूजन ठीक होता है, श्वास ठीक होता है, ज्वर ठीक होता है, अरोचक ठीक होता है, हर तरह का मेह ठीक होता है, प्रमेह का कफज और पित्तज प्रमेह ठीक हो जाता है, गुल्म रोग ठीक होता है, प्लीहा रोग ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद त्रिदोष के जन्य उदर रोग, पांडु रोग, उसी तरह से आम वात, रक्त पित्त, विवरणता, मूत्र विकार, वात रोग, शुक्र दोष, जिसको नपुंसकता है, शुक्र में बहुत ज्यादा दुष्टि है, वह ठीक हो जाता है। तो ये कंस हरितकी का प्रयोग तो बहुत अच्छा है, अपने रसायन बताए हैं उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो मैंने अभी अलग अलग तरह से आप लोगों को सूजन में कुछ कुछ चीजें अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। आप लोग का भी कोई अनुभव है तो आप लोग भी शेयर करिएगा। ज्ञान का आदान प्रदान करने से क्या होता है कि बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों के प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और कोई भी आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो वो आप कृपया पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा, जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके जो भी डिफिकल्टीज है वो आप लोग जरूर यहाँ अपने सक्सेस स्टोरीज भी आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे बताएंगे तो सब लोग को ऐसे पहचान होगी। आप लोग बताइए, आइए, आप लोगों के लिए सब रास्ता खुला है, आप लोग जरूर आइए और बताइए प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि आप कहाँ हैं रमन गर्ग जी, बहुत याद आती है आपकी। डॉक्टर रमन जी बोल रहे हैं एकांग में शोथ में रसांजन का पानी में मिलाकर लेप लगाने से शोथ ठीक होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। रसांजन जो है वो दारू हरिद्रा से बनता है, बहुत अच्छा आपने बताया। इसका मैंने भी प्रयोग किया है, मुझे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं अभी सर के एक नोट से बता रहा हूँ, बाकी तो और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनूप कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, थैंक यू आपका। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि नेटवर्क इशू इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए यहाँ से आवाज़ जो जा रही है वो कैसे जा रही है मुझे नहीं पता। और फेसबुक में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, फेसबुक लाइव करने में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। ये देखिए मैं स्क्रॉल करने में भी बार बार नीचे ऊपर हो रहा है। हाँ देखिए मैं बार बार नीचे कर रहा हूँ, बार बार ऊपर हो जा रहा है, ये कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। कंसरित योग एक बार रिपीट कर दीजिए। कंसरित की आप देख लीजिए, आपके पास तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब भी मैं बता देता हूँ। डॉक्टर रोहन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं व्याघ्री हरितकी को कहते हैं क्या? नहीं, व्याघ्री हरितकी अलग होता है और कंस हरितकी जो होता है एक कंस प्रमाण में हरितकी लेना है और उसमें योग है, अवलेह बनाते हैं। रमन गर्ग जी बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। कंस हरितकी का प्रयोग चरक संहिता में देखिए, सुश्रुत में कहीं तो बताया है, बहुत अच्छे से बताया। रमन गर्ग जी बोल रहे हैं केवल चेहरे पर शोथ किस दोष से आता है? चेहरे पे शोथ जो आता है ना, अक्षिकुट शोथ तो पांडु रोग का पूर्व रूप बताया है। और कभी कभी किडनी फेलियर में भी शोथ आता है, अलग अलग कंडीशन में शोथ आता है। चेहरा जो रहता है ना वो हर व्याधि का हमारा ऐसे बता देता है, आईना होता है। कंस हरितकी का मैं बताता हूँ, दशमूल का काढ़ा लेना है, 256 तोला लेना है, उसमें हरितकी 100 हरितकी डालना है और 100 भार जो है वो गुड़ डालना है, उसको मिक्स करना है। जब वो ठंडा हो जाए, एक अवलेह टाइप बन जाए, उसमें शुंठ, मरीच, पिपली, दालचीनी, तमाल पत्र, तेज पत्ता डालना है और इलायची डालना है।
ये इस हमारे सर के नोट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसमें 32 तोला मधु डालना है, और उसमें 1 हरित की और 2 तोला लेह डालकर और नवसागर डालकर उसका प्रयोग करना है। यह मेथड जो है कंस हरितकी का अलग ग्रंथों में अलग होगा, लेकिन इसमें इस तरह से बताएं तो कंस हरितकी जो है, 1 कंस प्रमाण में हरित की, 1 कंस मतलब 100 हरित की, ऐसा बताएं। अभी आपके ग्रंथों में क्या है वो आप लोग बताइए। ये जो नोट्स है उसमें इस तरह से बताया, तो इसका प्रयोग करने से बहुत सारे रसायन के रूप में काम करता है, और ये बहुत सारे तरह के अलग अलग शोध में बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम, आप ग्रंथों में ढूंढिए और कंस हरितकी का, और आप किस तरह से बनाते हैं वो हम मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग 8:15 बजे फिर से मिलेंगे। प्रणाम आप लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।